एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से करोगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हो जाएगा जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। इसमें आपके 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट किया गया, ठीक है ना, और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट किया गया। आज 5th लेसन है। ये आपका लेसन नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम मतलब होता है सीखना, यानी लर्निंग। तो यही लेसन का नाम है अधिगम का अर्थ तथा सिद्धांत। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है, प्रतिकार कहलाता है, या अधिगम कहलाता है? क्या कहलाता है? फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। क्या कह रहा है कि अभ्यास और अनुभव, यानी आपने कोई चीज़ सीखी और उसका अभ्यास किया। यानी ऐसा तो नहीं होता है कि एक बार हमने चीज़ों को पढ़ लिया और चीज़ें हमें याद हो गई, चीज़ों की हमें पूरी जानकारी हो गई, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जब हम अभ्यास करते हैं, यानी हम चीज़ों को बार बार करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये अभ्यास हो गया। अनुभव यानी हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, हम उस चीज़ से कुछ चीज़ों को सीखते हैं, अनुभव करते हैं, वही तो हुआ ना। तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। और आप लोग ये चीज़ जान लें, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, अधिगम आ जाता है और क्या होता है कि भाई हमें क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है समझ में, तो हम आंसर क्या ही करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रयत्न यानी हम कोशिश कर रहे हैं, और त्रुटि यानी उसमें गलतियां हो रही हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम किसी चीज़ को करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं और उसमें हमसे गलतियां होती हैं, और गलतियां क्या होती हैं? वो सीखने का एक मूल मंत्र होती हैं। ऐसा नहीं बोल लो, कहते हैं ना, अरे इनसे तो गलतियां ही होती हैं, ये तो गलती के पुतले हैं। नहीं भाई, जब उसने कोशिश की, वो कोशिश कर रहा है, यानी वो गलती करेगा और ज़रूर करेगा, है ना। और जो सीखेगा ही नहीं, जो कहते नहीं मैदान में उतरेगा ही नहीं, वो गलती क्या करेगा? और कहते हैं ना, किचन में कप उसी से टूटती है जो किचन में जाता है, जो कभी जाता ही नहीं उससे कप क्या टूटेगी, है ना। तो वो वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, हल है। तो देखिए, कोहलर तो हो गए आपके जो सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर था, उन्होंने उस पर किया था, है ना। उसके बाद थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक की बिल्ली और पावलाव का कुत्ता। तो इन्होंने क्या किया था? थॉर्नडाइक ने जो थे, उन्होंने क्या किया था कि बिल्ली के ऊपर शोध कर दिया था, कि बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था, उसके बाद भोजन बाहर रख दिया था, और बिल्ली क्या कर रही थी? प्रयत्न कर रही थी, प्रयास कर रही थी, और बार बार उससे गलती हो रही थी, यानी वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही थी जहाँ से दरवाज़ा खुलता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वो प्रयत्न करती रही, लास्ट में क्या हुआ? दरवाज़ा खुल गया। तो यही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है, आईपी पावलाव ने प्रयोग किया था, किस पे किया था? बिल्ली पर किया था, चूहे पर किया था, कुत्ते पर किया था, चिंपैंजी पर किया था। तो पावलाव, हम एक आपको ट्रिक बताते हैं कि थॉर्नडाइक की बिल्ली, पावलाव का कुत्ता, इस तरह से एक सॉन्ग टाइप का, ठीक है। तो उसमें आप उस तरह से याद कर ले तो आसानी से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं आईपी पावलाव ने प्रयोग किया था, तो किस पर प्रयोग किया था? तो पावलाव का कुत्ता है ना। पावलाव का क्या है? कुत्ता है, इसलिए यहाँ पर कुत्ता हो जाएगा आंसर। इन्होंने क्या किया था? कुत्ते पर शोध कैसे किया था? थोड़ा सा इस पे हम यानी थोड़ी सी इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। और ये सिद्धांत क्या कहलाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, डिटेल में भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो किसी भी तरह से पूछ लिया जाए, लेकिन चीज़ें जब आपको आ रही हैं तो आप हर तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो आईपी पावलोव थे, इन्होंने क्या किया कि नियंत्रित कक्ष में एक भूखे कुत्ते पर अपना प्रयोग किया और उन्होंने कुत्ते के गले में एक नली लगाई। क्या लगाया? एक नली लगाई, ताकि मुंह में लार आते ही वो नीचे रखे बर्तन में इकट्ठा हो सके। और कुत्ते के सामने जैसे ही भोजन रखा जाता था, घंटी की आवाज़ की जाती थी। खाना देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाना स्वाभाविक ही था। भाई बिल्कुल भाई, कुत्ते के सामने क्या होगा, जब भोजन आएगा तो उसके मुंह में लार ज़रूर आती है। तो पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन रखा जाता था। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। बार बार ऐसा करने पर पाया गया कि कुत्ते की लार घंटी और खाना आदि में साम्यता उत्पन्न हो चुकी है और बाद में खाना ना देकर सिर्फ घंटी बजाई गई और उस घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुंह में क्या हुआ, लार आ गई, जो कि क्या था भाई, स्वाभाविक था। उसको लगा कि अब घंटी बजी है तो अब हमें भोजन मिलेगा, क्योंकि घंटी के तुरंत बाद हमें भोजन मिल जाता है। तो इसलिए जैसे ही घंटी बजी वैसे उसके मुंह में लार आ गई। ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, और जो आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता हैं तो पावलोव हो जाते हैं, या कोहलर हो जाते हैं, या थॉर्नडाइक हो जाते हैं, या स्किनर हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं? 4 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है उसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के जो जन्मदाता हो जाते हैं वो कोहलर हो जाते हैं। कोहलर, देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया, जो कोहलर का सिद्धांत है, ठीक है ना। तो इन्होंने जैसे एक कमरे में एक बंदर, उसका नाम सुल्तान था, यानी चिंपैंजी बंदर जिसका नाम सुल्तान था, उन्होंने क्या किया, बंदर को कमरे में बंद कर दिया और छत पे केले लटका दिए, ठीक है। नीचे बॉक्सेस रख दिए, 3 बॉक्सेस रख दिए। अब क्या भाई, बंदर जैसे ही केलों को देखेगा उस पर झपट्टा तो मारेगा, और फिर भूखा बंदर, क्या ही बात है भाई, वो केलों को देखकर कि बस किसी तरह से केले हमें प्राप्त हो जाएं। लेकिन अब इतनी ऊंचाई पे हैं तो वो कैसे प्राप्त करे, सोचता रहा। फिर अचानक से जब भी आप में सूझ आएगी तो क्या होगी, अचानक से आएगी। कभी कभी होता नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर मिलता है, नहीं हो रहा होता है, लेकिन अचानक से एक सूझ आ जाती है कि अगर हम इस तरह से इसको सॉल्व करें तो ये सॉल्व हो जाएगा। बस वही चिंपैंजी यानी सुल्तान ने किया। उसने क्या किया, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा और खुद ऊपर चढ़ गया और केलों को प्राप्त कर लिया। उन्होंने एक ही शोध नहीं किया था, उन्होंने कई शोध किए। जैसे इन्होंने स्टिक्स रख दी, वो स्टिक्स एक में जोड़ने मतलब जुड़ती थी, जैसे एक छड़ी थी तो कई छड़ियाँ उसमें जुड़ सकती थी। तो एक शोध ऐसे भी किया, यानी एक प्रयोग ऐसे भी किया। तो उसने क्या किया, छड़ियों को आपस में जोड़ दिया और केलों को यानी उसने केलों की प्राप्ति कर ली। तो कई शोध, ये नहीं होता है कि किसी ने एक ही शोध किया और उसको सफलता मिल गई, किसी ने एक ही बार प्रयास किया उसको सफलता मिल गई। ये चीज़ तो बिल्कुल कहने ही वाली नहीं होती है, क्योंकि जब हम कोई भी वर्क करते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और उसके बाद हमें क्या होता है, उसके बाद हमें सफलता मिलती है। और जो संघर्ष करता है उसको सफलता तो ज़रूर ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देखिए आंसर की तरफ चलते हैं, ये कोहलर हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का नियम है। समय का नियम, तीव्रता का नियम और आ और बा दोनों हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का जो नियम है वो हो जाएगा समय का नियम और तीव्रता का नियम, ये दोनों हो जाएंगे। तो इस तरह से आ और बा दोनों सही है, इस तरह से सा ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य करके सीखने की विधि से संबंधित है? तो छात्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्रिय रहता है, सभी छात्रों की क्रियाओं में भाग लेने का अवसर मिलता है, छात्रों का अधिगम स्थायी होता है, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य करके सीखने की विधि से संबंधित है?
तो कौन सा? तो ये देखिए, छात्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्रिय रहता है। बिल्कुल, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो सक्रिय रहते हैं ना, निष्क्रिय तो नहीं रहते। और सभी छात्रों को क्रियाओं में भाग लेने का अवसर मिलता है। बिल्कुल मिलता है अवसर, जब अवसर मिलेगा तभी तो बच्चे कुछ करेंगे। उसके बाद छात्रों का अधिगम स्थायी होता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि छात्रों का अधिगम स्थायी होता है। स्थायी तो होता है, जब वो सीखता है तो क्या हर चीज़ को भूल थोड़ी ना जाता है ना। तो इस तरह से उपरोक्त सभी, यानी कि जो आपका द ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, योजना विधि के जन्मदाता हैं। तो योजना विधि के जन्मदाता कौन हो जाते हैं? किलपेट्रिक हो जाते हैं, या फ्रोबेल हो जाते हैं, या क्रो हो जाते हैं, या डगलस हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो योजना विधि के जो जन्मदाता हो जाते हैं वो किलपेट्रिक हो जाते हैं। और निम्नलिखित में से कौन से तथ्य समूह अधिगम से संबंधित है? तो छात्रों को पृष्ठपोषण प्राप्त होता है और तर्कों को सरलता से समझा जा सकता है। छात्र अधिक स्वतंत्र होते हैं। उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन तथ्य समूह अधिगम से संबंधित है? समूह अधिगम, अधिगम मतलब सीखना होता है, समूह माने एक ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप में सीखना, यही तो है ना। तो छात्रों को पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। बिल्कुल, तर्कों की सरलता में समझा जा सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, ग्रुप में चीज़ों को सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम सीख पाते हैं। और छात्र अधिक स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं भाई, एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से सीख भी रहे हैं। तो यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आपका है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्यतः कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो 4 का, 6 का, 3 का, या 7 का। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिएगा, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्यतः कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पे ये नहीं कहा गौड़ नियम या मुख्य नियम, लेकिन सबसे पहले अगर जब नाम नहीं होगा और यहाँ पे ऐसा ऑप्शन भी नहीं है तो 3 ही नियम है भाई, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, प्रयास है ना। तो ये नियम हो जाता है। और 5 इन्होंने गौड़ नियम भी दिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन्होंने कितने मुख्य नियम दिए, कितने गौड़ नियम दिए। तो मुख्य नियम 3 हो जाते हैं और गौड़ नियम 5 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो 3 जो है वो राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं फटाफट से, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया? तो बिल्ली पर, या कुत्ते पर, या वनमानुष पर, या मनुष्य पर। तो अभी आपको बताया कि वनमानुष पर कोहलर ने किया, और जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। तो नाम भी याद रखिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया तो उसका नाम क्या था? तो सुल्तान नाम था। या किस पर किया? तो वनमानुष पर किया, है ना। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन, तो देखिए यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है और 6 है। तो इन्होंने 4 कितने पर? तो 4 अवस्थाओं पर और खुद के बच्चों पर इन्होंने शोध कर डाला था। हालांकि इन पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, लोग बहुत ज़्यादा मतलब आलोचना कर रहे थे कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपने बच्चों पे शोध नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिसको कहते नहीं कुछ करना होता है, अगर कुछ करना ही नहीं होता तो वो ऐसा करते नहीं, और आज हम उनके बारे में पढ़ नहीं रहे होते, है ना। तो इन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग कर डाले थे। ठीक है, और 4 अवस्थाओं में। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, और अधिगम की यह परिभाषा दी। तो किसने दी? कॉल्विन ने दी, प्रेसी ने दी, गेट्स ने दी, गैरी ने दी। किसने दी? तो पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तनों को क्या अधिगम कहते हैं? तो कॉल्विन ने परिभाषा दी। किसने दी? तो कॉल्विन हो जाएंगे। पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है तो यह अधिगम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जैसे आपको पुराना ज्ञान है, ठीक है ना, पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाए। जैसे हमें पहले से कोई चीज़ की जानकारी है, या हमारे सम्मुख कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिसको हमने सॉल्व किया था, फिर से हमारे सम्मुख उसी तरह की मिलती जुलती प्रॉब्लम आ गई, तो हम क्या करेंगे?
वहाँ सोचेंगे कि पहले हमारे सम्मुख ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो हमने क्या किया था, इस तरह से उसे सॉल्व किया था। तो हमारा जो पुराना क्या है, ज्ञान है, पुराना अनुभव है, हम उसके द्वारा नई प्रॉब्लम आई है, नए कुछ सॉल्व करना चाहते हैं तो उसे जोड़कर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज़ कहने की है। तो उसको कहते क्या है, तो प्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं, या सहचर्यात्मक अधिगम कहते हैं, या संवेदनात्मक अधिगम कहते हैं, या गामक अधिगम कहते हैं। तो प्रत्यात्मक अधिगम ये होता है कि हमारे पास पुराना ज्ञान है, पुराना अनुभव है, और हम उससे नई चीज़ को यानी उसको जोड़कर हम जो हमारे सम्मुख नई प्रॉब्लम आई है, नई चीज़ को हम कुछ सीख रहे हैं तो उससे जोड़कर, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? और अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, देखना, सिर उठाना, बैठना और चलना किस प्रकार के अधिगम के उदाहरण हैं? तो ज्ञानात्मक अधिगम है, या प्रत्यक्षात्मक अधिगम है, या गामक अधिगम है, या उपरोक्त सभी हैं? तो देखना, सिर उठाना, बैठना और चलना ये क्या हो जाते हैं, गामक, है ना, ये गामक अधिगम होते हैं और सीखने की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो अभ्यास द्वारा, या विभेदीकरण, या लक्ष्य की प्राप्ति, या उपरोक्त सभी। तो जो सीखने की प्रमुख विशेषता, आप अभ्यास करेंगे तभी चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। उसके बाद विभेदीकरण, चीज़ों को कैसे सीखेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट ले, यानी कोई समस्या आती है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं ना, फिर थोड़ा थोड़ा वर्क करते हैं तो हम उसको आसानी से कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे आपका एक लेसन है और बहुत बड़ा लेसन है, आप उसको एक दिन में उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कुछ हेडिंग्स को आप पढ़ें और दूसरे दिन कुछ हेडिंग्स को पढ़ें, तो क्या होगा, आप 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आप एक लेसन कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो ये हो जाता है। उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति, भाई हमें जब हमारा कोई लक्ष्य होगा कि भाई आप क्यों डीएलएड कर रहे हैं, कि आपको टीचर बनना है ना, आपको सेमेस्टर अपना कंप्लीट करना है और उसके बाद आपने एक लक्ष्य बना के रखा है, तो इसीलिए तो आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तभी तो हम सीखते हैं, तभी तो भाई, वरना क्या होता है, इस टाइम कोई पढ़ रहा है तो कोई मौज कर रहा है ना। तो मौज करना किसको नहीं अच्छा लगता, घूमना फिरना किसको नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक होता है कि भाई हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है। तो लोग क्या होते हैं, घूमते फिरते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन को इस तरह से जीते हैं, सादगी में, है ना। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। खैर, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम क्षमता में वृद्धि से तात्पर्य ऐसी स्थिति के निर्माण से है जिसमें निश्चित समय में बालक की क्रियाओं में अधिगम परिवर्तन उत्पन्न होता है, या मत प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया, जेडी शर्मा ने, एमएल बिगी ने, और एसके दुबे ने, या बीएस ब्लूम ने, किसने किया? 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए कमेंट करेंगे आप लोग फटाफट से। तो यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा, देखिए 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, उसके बाद हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा एमएल बिगी ने। और इस तरह की जो परिभाषा है उनको आप लोग रट लें, याद कर लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, परिभाषाएं दे देते हैं और पूछते हैं किसके अनुसार है, और कभी कभी नाम दे देते हैं और फिर पूछते हैं इनके परिभाषा लिखें। तो घुमा के तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना। और मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा दी, किसने दी? लेडन ने, हेल्डफील्ड ने, प्रेसी ने, वुडवर्थ ने। किसने दी परिभाषा? तो लेडन ने दी। किसने दी? तो लेडन ने दी। और किसके अनुसार प्रक्रियाएं नहीं हैं, वरन एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो कॉल्सनिक, या गिलफोर्ड, या वुडवर्थ, या मैकडूगल, किसके अनुसार? तो यहाँ पे कॉल्सनिक हो जाएंगे, ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, बालक के अधिगम को किस प्रकार वातावरण प्रभावित करता है? तो बालक के अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है वातावरण? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, समाज का वातावरण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ही आपका आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि
परिवार का वातावरण यानी आपका परिवार कैसा है। अब आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश होता है, बहुत ज़्यादा बुराइयां भलाइयां होती हैं कि भाई वो उनकी बुराई कर रहे हैं, वो उनकी बुराई कर रहे हैं। मान लीजिए 4 से 5 लोग घर में हैं, जो कहते नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक हटा उसकी बुराई शुरू, दूसरा हटा उसकी बुराई शुरू। बच्चा क्या देखेगा कि ऐसा किया जाता है कि जब कोई जाता है तो उसकी क्या की जाती है, उसकी बुराई की जाती है, ठीक है, या उनसे झगड़ा किया जाता है। अब बच्चा देख रहा है तो उसको और कुछ नहीं पता, उसको तो ये पता हमारे घर में जो होता है वही किया जाता है, तो भाई हम भी वही करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपके घर में बहुत अच्छा माहौल है, शांति का माहौल है, पढ़ाई लिखाई वाला माहौल है, किसी को बुरा ना कहने वाला, किसी को सताने वाला, किसी को प्रताड़ित ना करने वाला, इस तरह से, तो बच्चा क्या कहेगा, अगर रास्ते में जा भी रहा होगा और उसे कोई परेशान इंसान मिल जाएगा तो वो कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, इस परेशान इंसान की मदद करनी चाहिए, है ना। तो बच्चा ये सीखेगा। इसी तरह क्या होता है, परिवार हो जाता है, इसी तरह समाज हो जाता है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, समाज में निकलता है, तो समाज में क्या होता है, वो जब देखता है कि चोरी हो रही है, झूठ बोला जा रहा है और क्या किया जा रहा है, किसी को भी कुछ भी कह दिया जाता है, यानी मैं भी कहूँगा या मैं भी ऐसे ही कहूँगी। लेकिन अगर जो जैसे समाज में हम उठे बैठे तो ऐसे लोगों से हमारा परिचय हुआ जो ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि चोरी करना पाप होता है, किसी को मारना पाप होता है, किसी की यानी बुराई करना पाप होता है, तो बच्चा भी समाज में उन चीज़ों को सीखेगा, है ना। और कक्षा का वातावरण, अब कक्षा में भी यही चीज़ लागू होती है, जैसा वातावरण होगा वैसा बच्चा सीखेगा। तो इस तरह से क्या होगा, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, थकान मनुष्य की वह अवस्था है जिसमें उसका शारीरिक समायोजन नहीं हो पाता है। थकान की यह परिभाषा किसने दी है यहाँ पे, तो थकान का मतलब जैसे भाई आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे कि बहुत सारा आपने काम कर लिया फिर आपने रेस्ट भी नहीं किया, तो क्या आप वो वर्क कर पाएंगे। आप भले किताबों को खोले बैठे रहेंगे लेकिन रियल में आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। जब आप स्टडी करते हैं तो आपका क्या हो, जो माइंड होता है वो एकदम फ्री होना चाहिए कि हाँ हम चीज़ों को सीख रहे हैं, सीखने की क्या है, हम तत्पर हैं सीखने के लिए। और अगर आप थके होंगे तो चीज़ों को आप नहीं सीख पाएंगे, चाहे मानसिक थकान हो चाहे वो आपकी शारीरिक थकान हो। बहुत सारा आप काम करके फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये परिभाषा दी किसने है भाई, बिल्कुल अगर जब सही बात है तभी तो लोगों ने परिभाषा दी है इसकी कि भाई बहुत ज़्यादा थके होंगे तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ड्रेवर ने दी, ड्रिल ने दी, बोरिंग ने दी, ब्लूम ने दी, किसने दी है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ड्रिल ने दी है, तो बा ऑप्शन आपका राइट है। और अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मानसिक थकान का प्रमुख लक्षण है। अब देखिए एक थकान होती है मानसिक थकान और एक होती है शारीरिक थकान। जैसे बहुत लोग वर्क करते हैं बैठकर, जैसे ऐसा उनका वर्क होता है कि हाथ पैरों से ज़्यादा नहीं लेकिन माइंड से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कॉलिंग का वर्क है ना, या ऑफिस में कोई ऐसा वर्क जो बैठने वाला है, तो क्या कहते हैं अरे इन्होंने किया ही क्या है, ये तो बैठने जाते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं और अपना काम करके चले आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जो उसका जो उनकी जो यानी वो मानसिक थकान होती है और जो शरीर से, जैसे भाई मजदूर हो गए या और भी जो वर्क करते हैं वो शरीर से करते हैं तो वो भी थकते हैं, प्लस जो मानसिक यानी इस तरह से वर्क करते हैं तो वो भी थकते हैं। और शरीर की अपेक्षा जो मानसिक जो थकान होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है, वो दिखती भी नहीं लोगों को लेकिन वो थकान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मानसिक थकान का प्रमुख लक्षण क्या है, तो कार्य में अरुचि, मस्तिष्क में भारीपन, उत्साह में क्षीणता, उपरोक्त सभी। तो इसमें ये भी है, कार्य में अरुचि भी मानसिक थकान को उत्पन्न करता है कि वो वर्क करने का मन भी नहीं हो रहा। भाई जब आप थके होंगे तो करने का मन नहीं करेगा कुछ, फिर क्या होगा, मानसिक थकान आपकी आएगी, वो भी बात बिल्कुल सही है। मस्तिष्क में भारीपन, जैसे आपके सिर में दर्द हो रहा है या इस तरह से कुछ है तो क्या आप चीज़ों को सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, तो ये भी। और उत्साह में क्षीणता यानी आप उत्साहित नहीं है, आप बहुत चीज़ों को ये कि अरे
ठीक है भाई, ठीक है, तो उसमें भी ये चीज़ होती है। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट है। प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो डिवी को, आर्मस्ट्रॉन्ग को, किलपैट्रिक को, फ्रोबेल को, किसको माना जाता है? प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता। तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता जो हो जाते हैं वो किलपेट्रिक हो जाते हैं। और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, किस प्रोजेक्ट का उद्देश्य छात्रों को बौद्धिक समस्याएं हल करने के लिए प्रेरित करना है? तो रचनात्मक प्रोजेक्ट हो जाता है, समस्यात्मक प्रोजेक्ट हो जाता है, रसावसादान प्रोजेक्ट हो जाता है, अभ्यास प्रोजेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। किस प्रोजेक्ट का उद्देश्य छात्रों को बौद्धिक समस्याएं हल करने के लिए प्रेरित किया जाता है? तो समस्यात्मक प्रोजेक्ट, ठीक है ना, कि जब समस्यात्मक प्रोजेक्ट आप करवाएंगे तो बौद्धिक समस्याएं हल करने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। किसने लिखा है अधिगम व्यक्ति के वातावरण के प्रति सूझ तथा आविष्कार के संबंध को स्पष्ट करने वाली प्रक्रिया है? कॉल्सनिक ने, कोहलर ने, वर्दीमर ने, थॉर्नडाइक ने, किसने कही? तो ये कॉल्सनिक हो जाएंगे, ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और कुछ ही क्वेश्चन शेष रह गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करेंगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, जहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है, कौन सा क्लास किस टाइम रहेगा या एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगे, तो उसके लिए आपको टाइमिंग भी वहाँ से बता दी जाती है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता, लेकिन जब आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े होते हैं तो आपने टेलीग्राम चैनल पर देख लिया भाई कि क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। सूझ की प्रमुख विशेषता है पुनरावृत्ति, स्थानांतरण, अनुभव, उपरोक्त सभी। तो सूझ की प्रमुख विशेषता क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति, और स्थानांतरण भी है, और अनुभव भी है। तो तीनों हो जाएंगे। तो इस तरह से उपरोक्त सभी ये हो जाएंगे। और किसने सौंदर्य विकास के लिए सूझ को आवश्यक माना है? कोहलर ने, क्रो ने, ड्रेवर ने, स्कनर ने। तो सौंदर्य विकास के लिए तो क्रो ने माना है। जो बा ऑप्शन है वो आपका राइट है। जीन पियाजे ने किस अवस्था को आत्म केंद्रितता की अवस्था कहा है? तो इन्होंने, देखिए, संवेदी गामक अवस्था को, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, केंद्रितता की अवस्था इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई ना, तो उसमें कौन सी अवस्था क्या है? केंद्रीयता, आत्म केंद्रीयता की अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था को इन्होंने बताया। और जानकारी के लिए आपको बता दें, और अभी इस पर डिस्कस किया कि इन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किए थे, है ना। और सीखने हेतु ब्रूनर द्वारा विकसित प्रतिमान कब प्रस्तुत किया गया? सन 1950 में, सन 1953 में, सन 1956 में, सन 1962 में। तो सीखने हेतु ब्रूनर द्वारा विकसित प्रतिमान कब? तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे सन 1956 हो जाएगा, यानी कि जो सा ऑप्शन है वो आपका राइट रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, अनुभव तथा सीखने, यहाँ पे है, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है। यह कथन है किसका है? स्कनर का है, और क्रोनबैक का है, गेट्स एवं अन्य का है, वुडवर्थ का है। किसका है? 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए देखिए आंसर हो जाएगा गेट्स एवं अन्य का हो जाएगा। और देखिए, आज की सीरीज़ का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और सेशन को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो थॉर्नडाइक ने, देखिए, 5 गौड़ नियम दिए और 3 मुख्य नियम दिए। 3 मुख्य नियमों में कौन सा हो जाता है? प्रभाव का नियम। भाई, किसी चीज़ का उस पर प्रभाव पड़ रहा है तभी तो वो चीज़ों को सीखेगा। तत्पर यानी तैयार है चीज़ों को करने के लिए। अब भाई, जैसे आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तभी हम आपको पढ़ा पाएंगे, ऐसे नहीं। हम पढ़ाने के लिए अगर तैयार हैं तभी हम आपको पढ़ाएंगे, ऐसे आप नहीं पढ़ सकते। तो ये चीज़ होती है। तो आप किसी काम को करने के लिए जब तत्पर होते हैं तभी चीज़ों को आप सीख पाते हैं। और अभ्यास का नियम, यानी आपने एक दिन चीज़ों को पढ़ लिया, भाई बहुत हो गया, हमने तो बहुत पढ़ लिया, ऐसा नहीं। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, वही चीज़ों को बार बार नहीं दोहराएंगे, वही चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। और ये मैथ पे तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हैं कि मैथ
अगर आप जैसे आपने क्या प्रैक्टिस करनी छोड़ दी तो मैथ आप क्या है आपकी कमज़ोर हो जाएगी, और आप रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आप रिवीजन करते रहते हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं और याद भी रख पाते हैं, और आप रिवीजन करना ख़त्म करते हैं तो चीज़ें भी आपके माइंड से जाती रहती हैं, वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, पूछ रहे हैं ये कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तो यानी चीज़ों को करने के लिए तैयार है, यानी तत्पर है, तो तत्परता का नियम देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है ना। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सेशन कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। और इसके बाद आप लोगों को कौन सी क्लास चाहिए, वैसे तो हम अपने तरह से चीज़ों को कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस तरह से भी चीज़ों को हम कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम एग्जाम में नहीं है। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत कौन हो जाता है। तो सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, तो अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत हो जाएगा। तो जो द ऑप्शन है वो आपका राइट है, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं क्लास को और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।